गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी भेजी थी, आप लोगों ने लिख लिया होगा और दिखा भी दीजिए। आज हम आप लोगों को महाकवि माघ का प्रभात वर्णन शीर्षक पढ़ाने जा रहे हैं। महाकवि माघ। रचनाकार हैं लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन अद्भुत प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है। ये महाकवि माघ संस्कृत के महान कवि हुए थे। इन्होंने प्रभात का अनुपम प्राकृतिक वर्णन किया है और उन्हीं पर आधारित रचना आचार्य द्विवेदी जी ने की है। उन्होंने कहा, रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई थी, सुबह होने में कुछ कसर है। जरा सप्तऋषि के नाम के तारों को तो देखिए, ये आसमान में लंबे हुए पड़े हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तऋषियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर की ओर उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्टासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उड़ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तऋषियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। प्रभात काल का वर्णन किया है। सूर्योदय होने को है और नक्षत्र सब छिपने लगे हैं और उस समय का अद्भुत दृश्य चारों ओर है। लेकिन सप्तऋषि तारा अभी दिखाई दे रहा है, उसमें छोटा सा तारा ध्रुव भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेखक ने पौराणिक कथाओं से जोड़ते हुए बताया कि ये उसी प्रकार से जैसे कि सक्टासुर जब वो राक्षस जो है श्री कृष्ण को मारने के लिए आया। श्री कृष्ण 6 दिन की अवस्था में पालने में पड़े हुए थे और वो श्री कृष्ण के वध के लिए आया था। उसी समय क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण ने सक्टासुर को मारा, तो वो जो है एक गाड़ी के समान अग्रभाग उसका नीचे की ओर था और पिछला भाग उड़ गया था। इसी प्रकार अब जो है पूरे नक्षत्र सूर्य के प्रकाश में लुप्त हो रहे हैं, लेकिन सप्तऋषि तारे उसी भांति दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से कि सक्टासुर राक्षस जो मारने के लिए आया था, उसमें बीच में मध्य कर क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण दिखाई देते थे, उस प्रकार जो है प्रातःकालीन दृश्य भी दिखाई दे रहा है कि सूर्योदय होने को है और जो है रात्रि
कि कालिमा भाग रही है, छिप रही है और उसमें केवल सप्तऋषि तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री को की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंसी रही है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगत में रहा, तब तक यह उदित ही नहीं, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते जाते ही दीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में विलय हो रहा है। धीरे धीरे जो है रात्रि भाग रही है और दिन जो है रात्रि रूपी शत्रु को भगा रहा है और पूर्व दिशा रूपिणी प्रभा ने जो है रात्रि के अंधकार को नष्ट करती हुई अपना प्रकाश फैला रही है जैसे कि, और ऐसे में चंद्रमा भी पश्चिम की ओर अस्त होता दिखाई दे रहा है। पर चंद्रमा भी अपने प्रकाश को क्षीण कर दिया है, वो भी सूर्य के प्रकाश में विलय हो गया है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं। वह तो अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुरानी कमलनाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के दृश्य उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बधु का श्रृंगार कर रही है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का सा लेप समा रहा है। पूर्व दिग्बधु के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर लेखक ने प्रकृति का अद्भुत वर्णन करते हुए सज्जनता का वर्णन किया है कि चंद्रमा को एक सज्जन रूप में मानवीकरण अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया है कि चंद्रमा जब अस्त हो रहा है तो भी जो है उसकी लालिमा तो है, लेकिन उसका प्रकाश अब भी सफ़ेद है। उसके ऊपर व्यंग या उपहास का प्रभाव नहीं है। इस प्रकार जो है सज्जन व्यक्ति भी का कोई अगर उपहास करता है तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर प्रकृति की अद्भुत सौंदर्य को लेते हुए लेखक ने चंद्रमा के अद्भुत प्रकाश को भी एक सज्जनता से तुलना की है कि उसके ऊपर जो है प्रभाव उपहास का नहीं पड़ा है। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते तब कमल नहीं। दोनों ही दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। क्यों? क्योंकि कुमुद का पुष्प रात में खिलता है और कमल दिन में सूर्योदय के पश्चात खिलते हैं। तो कमल अपनी सूर्योदय के पश्चात अपनी उपमा को, अपनी सुंदरता को बिखेरता है, तो कुमुद जो है रात्रि में। लेकिन इस समय का जो समय है कि रात्रि व्यतीत हो रही है, चंद्रमा अस्त हो रहा है, सूर्योदय जो है उदित हो रहा है, तो कुमुद का पुष्प आधा जो है बंद हो चुका है और कमल का पुष्प आधा खिला हुआ है। इन दोनों में तुल्यता जो है रात्रि के अंतिम प्रहर में ही दिखाई देती है। कहा उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं और गुंजारों के बहाने दोनों के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समरसता को प्राप्त हो रहे हैं। दोनों में एक ही तुल्यता है, एक समरसता को प्राप्त हो रहे हैं। ये कभी कभी प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य को प्रकट करते हुए जो है एकता को दर्शाती है। जिस प्रकार से जब सूर्य जो है शाम सुबह के समय में भी
लाल होता है, रात्रि के जब अस्त होने के समय में भी लाल होता है। तो इसी प्रकार जब रात्रि व्यतीत हो रही है और चंद्र अस्त हो रहा है और सूर्योदय हो रहा है, तो भी एक ही तुल्यता दिखाई दे रही है प्रकृति की। और भौरे जो है अपनी गुनगुन की रौ की ध्वनि सब पर कर रहे हैं और एक मधुर संदेश दे रहे हैं, जागरण का, कर्तव्य पथ का संदेश दे रहे हैं। और जिस प्रकार प्रकृति अपने कर्तव्य को प्रत्येक क्षण करती है, कर्तव्य से विमुख नहीं होती, उसी प्रकार ये जागरण का संदेश प्रकृति दे रही है। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था, उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। चंद्रमा प्रसिद्ध है शीतलता के लिए। चंद्रमा की चांदनी अद्भुत लगती है, निराली लगती है। तो चंद्रमा जब उदित होता है तो बहुत ही लावण्यमय दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। उसने सोचा, यह इतनी बड़ी रात योग कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों के साथ हंसी मजाक करें। अतः वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, पर किरण जाल मतलब चंद्रमा की किरणें फैलती त्रस्त अर्थात शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। वह शायद इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, जाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। ये चंद्रमा अस्त हो रहा है। चंद्रमा यहाँ पर लेखक ने प्रेरित किया है कि जिस चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते घूमते अब एक थकावट का अनुभव कर रहा है, अत्यधिक श्रम का अनुभव कर रहा है और अस्त हो रहा है, पश्चिम दिशा की गोद में सोने जा रहा है। तो यहाँ पर मानव को चेतना मिलती है कि प्रातः काल हो गई, जागरण की बेला है। इस समय जाग कर सब अपने कर्तव्य पथ पर चलो, क्योंकि ये प्रकृति अपनी धुरी पर कार्य करते हुए एक कर्तव्य की प्रेरणा देती है, मानव को एक संदेश देती है कि अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक भी दिखाई नहीं दिए। अंधकार का विकट बैरी कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य के उदित होने पे अंधकार समाप्त हो जाता है। तो अंधकार के विकट बैरी अंशुमाली अर्थात सूर्य अभी दिखाई नहीं दिए। तथापि उनके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने से पहले ही थोड़े ही समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। क्या है यहाँ पर कहा कि सूर्य अभी दिखाई नहीं दिए, उसकी किरणें ही फैली हैं और अंधकार नष्ट हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं उनको अपना पराक्रम दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके केवल जो चरित्र हैं, जो उनकी वाक चातुर्य है, उससे ही उनका पराक्रम स्पष्ट हो जाता है। सूर्य को अत्यधिक पराक्रमी रूप में बताया है लेखक ने। कहा समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं को पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते हैं। वास्तव में जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं वो जो है पराक्रम, उनको हर कार्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। उनके सेवक भी उतने ही पराक्रमी होते हैं और जो जितने भी संसार में पराभव के कारण हैं वो पराक्रमी व्यक्ति उन लोगों को पराजित कर देते हैं। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं, मतलब नष्ट कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। वास्तव में जैसे ही सूर्य की किरणें चारों ओर फैली, तो जैसे ही तिरोभाव हुआ, जैसे ही किरणें पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रकाश फैलाने लगी,
वैसे ही बेचारी रात पर आफत आ गई, अर्थात रात्रि नष्ट हो गई और जागरण की का समय आ गया। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती है? निरुपाय होकर वह भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि, अर्थात प्रातःकालीन संध्या। अब ये क्या है? कहते हैं कि जब दोनों समय मिलता है तो दिन और रात मिलते हैं तो प्रकृति अद्भुत सौंदर्य को प्राप्त करती है। तो वही अब दिन और रात की संधि इनका मिलना रह गया और इसमें प्रातःकालीन संध्या अर्थात थोड़ी सी रात्रि भी है, थोड़ा सा प्रकाश भी है, इसका मिलन होना है। ये सूर्य के उदित होते ही ये जो है समाप्त, जो प्रातःकालीन संध्या वो रात्रि समाप्त हो जाएगी और प्रातःकाल पूर्णतया हो जाएगा। लेकिन सूर्य की किरणों के ही बिखरने से ये अद्भुत सौंदर्य प्रकृति का देखने को मिलता है। सो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। कमल थोड़ा सा खिलने लगे हैं तो ये जो किरणें फैली हैं इसको जो है सूर्य के हाथ पैर समझिए, अर्थात कि किरणों के फैलने से ही संसार में मनुष्य में नव चेतना जागृत हो गई है और मनुष्य को कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का संदेश दे रही है। अतिशय कोमल हाथ, हाँ, मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई आंखें जानिए। पक्षियों के कलकल शब्द ही तो को आपकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसी संध्या ने जब देखा कि रात इस लीक से जा रही है तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती हुई कि अम्मा मैं आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। जब रात्रि समाप्त, जब सूर्य पूरी तरह से उदित होने लगा, रात्रि समाप्त हो गई तो पक्षियों की कोलाहल जो है संदेश देती है कि मैं आ गई हूँ, अर्थात रात्रि पूर्णतया समाप्त हो गई है। अब मनुष्यों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए। बच्चों आज इतना ही पढ़ा रहे हैं, इसके ये वाली व्याख्या आप हमें करके दिखा दीजिएगा, रेखांकित भी कर लीजिए। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई नहीं दिए, तथापि उनके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। इतनी ही रेखांकित की व्याख्या आप हमको करके दिखा दीजिए। इसमें साहित्यिक सौंदर्य में लिख दीजिएगा कि लेखक ने प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया है और इसमें भाषा जो है खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली है, वर्णात्मक शैली है, अलंकारिक शैली है और इसमें गद्य है, रसचंद नहीं होगा। और इसमें जितना भी आप इस तरह से इसका जो है व्याख्या लिखकर हमको दिखा दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।